प्रातःकाल लगभग 7 बजे का समय हुआ था। मगनलाल शास्त्री जी अभी अभी अपनी पूजा पाठ से निपटे ही थे कि मोबाइल की घंटी बज उठी। शास्त्री जी ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मुक्तागढ़ी के सेक्टर 5 गली नंबर 3 से बोल रहा हूँ। अच्छा बोलो, क्या बात है? शास्त्री जी, मेरे बेटे का प्रथम जन्म दिवस है। आपको इसके निमित्त हवन करना है। किस समय आना है? करीब 8:30 या 9 बजे तक आ जाइए। ठीक है, पर पूजा का सामान तो लिखवा दीजिए। मैं पूजा की सामग्री व्हाट्सएप पर डाले देता हूँ। 9 से पहले पहले आप पूजा का सामान ले आना। मैं लगभग 1 घंटा बाद आपके यहाँ हाजिर हो जाऊँगा। सुनो, अपना फ्लैट नंबर और बता दीजिए। नोट करो, हमारा फ्लैट नंबर 1425/3 है। याद रखना, गली में अंदर घुसते ही सामने वाले फ्लैटों में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर आपने ही है। ठीक है कहकर फ़ोन कॉल काट दी जाती है। ठीक 1 सवा घंटे बाद शास्त्री जी पीयूष के फ्लैट पर थे। पीयूष पूजा की सामग्री नज़दीक के बाजार से पहले ही ले आया था। दरअसल आज पीयूष के बेटे अंबुज का पहला ही जन्मदिन था। वह और उसकी पत्नी सहित उसे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहते थे। पीयूष के मामा रमनदीप और दोस्त यशवीर दोनों आ चुके थे। 2 पड़ोसी औरत लवली और रश्मि व 2 बंदे विक्की और रोहित मौजूद थे। पीयूष की पत्नी वानी अपने लाडले को सजाने में लगी थी। शास्त्री जी पूजा की तैयारी कर ही रहे थे। अब सामग्री को व्यवस्थित करने में लगे थे। शास्त्री जी की आवाज़ आई, भाई हमें अभी दूसरी जगह भी जाना है, तनिक जल्दी करो और आ जाओ, हम सब आपकी राह देख रहे हैं। पीयूष ने दूसरे रूम से ही कहा, हम तुरंत आ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में पीयूष, वानी और उनका राज दुलारा अंबुज आ जाते हैं। शास्त्री जी ने कुछ पूजा करके हवन शुरू कर दिया। जब काफ़ी हवन हो चुका था तो शास्त्री जी बोले, पीयूष जी अपने मम्मी पापा को भी बुलाइए, क्योंकि इस हवन में कुछ आहुति पारिवारिक भी होती है, जिसमें पूरा परिवार आहुति देता है। जो भी भाई बहन को एक साथ सभी को बुला लीजिए। एकदम सन्नाटा। शास्त्री जी बोले, बुलाइए बुलाइए। कुछ क्षण रुककर पीयूष बोला, शास्त्री जी मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते। क्या कहा? वे दोनों इस दुनिया में तो है भी या नहीं? शास्त्री जी बोले। पीयूष भारी मन से बोला, पर वे सब इस शहर में नहीं रहते। मेरे मम्मी पापा और भाई बहन रामपुर में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। शास्त्री जी ने कहा, चलो भाई, यह आपका पारिवारिक मामला है। थोड़ी ही देर में हवन समाप्त हो गया। प्रसाद वितरण के बाद शास्त्री जी थोड़ी देर के लिए यहीं रुके। पीयूष ने शास्त्री जी को भोजन के लिए रोक लिया था। कुछ देर तक पीयूष व शास्त्री जी में बातचीत चलती रही। शास्त्री जी ने पीयूष से पूछा, मुझे भी कुछ बताओगे अपने बारे में? चलो आपको भी अपने बारे में बताई देता हूँ। हम नौरंगा गांव के रहने वाले हैं, जो रामपुर से करीब 20 किलोमीटर के करीब है। मेरे पिता श्री पुष्पराज रिटायर्ड फौजी है। मेरी माताजी अमृता गृहिणी है। भाई तर्पण और बहन केतकी है। दोनों कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं पढ़ाई पूरी करके होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। शास्त्री जी बीच में बोले, सैलरी तो अच्छी मिलती होगी? हाँ शास्त्री जी, पीयूष ने कहना शुरू किया। मेरे पापा मेरी शादी के बारे में सोच ही रहे थे कि इसी बीच मुझे वानी से प्यार हो गया। हम दोनों एक समान जाति के नहीं थे। मैंने पहले अपनी मम्मा को बताया, लेकिन मम्मा ने कहा कि अपने पापा को भी इस बारे में बता दो। मुझे पापा से कुछ झिझक थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें इस बारे में अवगत कराया। यह सुनकर वे आग बबूला हो गए। मेरा फैसला अटल था। मैंने साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो वानी से। मम्मा ने भी मुझे मना किया, पर मेरी जिद के सामने उन्होंने कहा, जो करो सोच समझ कर ही करना। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। कुछ दिनों बाद मैंने कोर्ट में हम दोनों की शादी रजिस्टर्ड करवाई। इसके बाद आर्य समाज में वैदिक रीति से शादी संपन्न कराई। हम दोनों बहुत खुश थे। घर जाने की तैयारी की। बीच में बताता चलूं कि मेरे छोटे मामा जी और मेरा एक दोस्त भी हमारे साथ थे। मेरे मामा जी ने एक गाड़ी की। हम चारों उसमें सवार होकर घर आए। सबसे पहले मेरे मामा जी ने गृह प्रवेश किया। मेरे पापा व मम्मी को मेरी शादी के बारे में बताया। पापा जी मेरे मामा जी पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि यह सब तूने ही कराया है, जा आज से तेरा मेरा संबंध खत्म। फिर पापा जी मामा जी के साथ घर से बाहर आए और आते ही बोले, चले जाओ तुम सब मेरी नज़रों से दूर।
मेरे दोस्त और मामा जी को संबोधन करते हुए कहा कि तुमने अपनी मर्जी की है, जाओ और अपने भांजे को दोस्त को ले जाओ। मेरे घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है, मैं इन्हें गृह प्रवेश नहीं करा सकता। सुन लो, आज से मैं इनके लिए और ये मेरे लिए मर गए। इतना कहकर पापा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी मम्मा के रोने की आवाज़ जरूर आ रही थी। मैं क्या कर सकता था। हम मायूस होकर चले आए। मगनलाल शास्त्री जी पीयूष के फ्लैट पर अभी और कुछ देर तक रुके। शास्त्री जी बड़े धैर्य से पीयूष की बातें सुन रहे थे। जब पीयूष ने अपनी बातें कह ली तो शास्त्री जी बोले, तुम्हारे परिवार में तो यह सब हुआ, लेकिन कुछ तुम्हारी ससुराल में भी कोई प्रतिक्रिया हुई या नहीं? पीयूष बोला, हुआ क्यों नहीं, वहाँ से तो हम दोनों को मारने की धमकी भी मिली। 1 वर्ष हो गया, अब तक कोई बात नहीं है। शास्त्री जी बोले, यह तो ठीक हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ से भी तुम दोनों को कोई मतलब नहीं है। हाँ शास्त्री जी, हम दोनों को अपने माता पिता का कोई साथ नहीं है। हाँ, मेरे मामा जी और वानी के मामा जी का साथ जरूर है। चलो यह तो ठीक है, इस जीवन में किसी न किसी का साथ तो जरूर चाहिए। दोनों की बातें तब समाप्त हुई जब वानी ने कहा कि शास्त्री जी को अब खाना खिला दीजिए। भोजन करते समय शास्त्री जी बोले, इन सब घटनाओं के होते हुए भी तुमने अपने माता पिता का ध्यान तो रखना ही चाहिए। पीयूष बोला, मेरा छोटा भाई तर्पण और बहन केत की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जब भी उन्हें अपनी फीस और किसी जरूरी कार्य के लिए रुपयों की ज़रूरत होती है तब मैं उनकी मदद करता हूँ। रही पापा की बात तो वो पेंशन लेते ही है, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। दोनों मम्मी पापा भाई बहन की मदद करने से मुझे रोकते भी नहीं है। शास्त्री जी बोले, यह तो ठीक है, पर शास्त्री जी मेरे भाई बहन मेरे पास फिर भी नहीं आते हैं। चलो वो एक अलग बात है, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो वो सही है, वरना आज के इस जमाने में यह सब सोचता कौन है। भोजन करने के बाद शास्त्री जी आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। अच्छा, तो आप अपने घर वालों की हेल्प भी करते हो। आपके पापा ने हम दोनों को घर की देहली तक पार नहीं करने दी, फिर भी आप नहीं मानते। मुझे तो आज पता चल गया है कि क्या चल रहा है। जब मैंने अपने घर वालों से अपने संबंध विच्छेद कर लिए हैं तो फिर आप क्यों नहीं मानते? मुझे जवाब दो। सुनो वानी, तुम्हें नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उस घर की एक लड़की हो और मैं अपने घर का एक लड़का हूँ। इन रिश्तों में केवल यही फ़र्क है कि लड़के तो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जबकि एक लड़की शादी के बाद प्राय अपने घर की मदद नहीं करती। पीयूष ने वानी को समझाया। वानी ने तुरंत कहा, बात यह नहीं है जो तुम मुझे समझा रहे हो। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़की शादी के बाद अपने घर की मदद नहीं करती। वानी ने आगे कहा, आप उनकी मदद कर रहे हो जिन्होंने आपको और मुझे समझा तक नहीं। वो यह तो समझते कि उनका लड़का अकेला नहीं बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी भी है, जो अब उसके साथ 7 फेरे लेकर उसकी अर्धांगिनी बन गई है। हम एक लावारिस की तरह घर से बाहर खड़े रहे और तुम्हारे पापा और मम्मी ने हमें घर में गृह प्रवेश तक नहीं करने दिया। हमारी क्या खता थी? हाँ, बस ये खता थी कि मैं अलग कास्ट से जो थी। वो भूल गए कि इस लड़की के साथ हमारा लाडला भी है, पर नहीं, उन्होंने यह समझने की जहमत भी नहीं समझी। आपको अपने से दूर किया। कैसे माँ बाप है आपके? लव मैरिज तो इससे पहले भी हुई है। क्या सभी जन अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं? उन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, फिर भी आप उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मदद तो वो करते हैं जिनके माता पिता आदर्श हो। पीयूष, जो बहुत देर से चुप होकर वानी की बात सुन रहा था, बोला, सुनो वानी, हर माता पिता हम सबके लिए एक आदर्श ही होते हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका दर्जा भगवान से भी बड़ा है। माना उन्होंने गलती की है, वो जाने, हम तो उनके बच्चे हैं। यदि हम ही गलती करने लगे तो फिर समझेगा कौन? फिर तो सभी गलती करने लगेंगे। जरा ध्यान से सुनो, पापा ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं तो अपने भाई बहन की मदद कर रहा हूँ। मेरे पापा तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत है? भाई बहन की मदद करना मेरा फर्ज बनता है, उनकी मदद तो मैं करूँगा ही। तुरंत वानी बोल उठी, बात तो एक ही है, चाहे कान दाएं पकड़ो या बाएं पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाएगा। भाई बहन की मदद ही आपके पिता की मदद है। आप उनको जो रुपए दे रहे हो वो रुपए आपके पिता के ही बच रहे हैं। यह भी कोई बात हुई क्या? मदद तो उसके
आपके पापा की ही हुई, मानो या ना मानो। क्या माने और क्या ना माने, आज का दिन तो तुमने बेकार ही कर दिया। आज हमारे अंबुज का जन्मदिन एक खुशी का दिन था, जो तुमने खराब कर ही दिया। चलो अब इन बेफजूल की बातों को समाप्त करो। जन्मदिन का केक काटने का समय हो चुका है। इन सभी बातों का अब समय नहीं है। जिसको बुलाना है बुला लाओ। हम दोनों परिवारों से अलग रह रहे हैं, पर आपने वह सीमा तोड़ दी। हम जब अलग थे ही तो आपने घर वालों से नाता क्यों जोड़ लिया? मेरा कोई मतलब नहीं है वानी, बस मैं रुपए भेज देता हूँ। बस यूं ही कहते रहो और अपने परिवार को छोड़ो भी मत। एक मैं ही हूँ जो अपने परिवार से दूर रह रही हूँ। पर चलो, आज मेरे अंबुज का जन्मदिन है, खुशी का दिन है। अंत में मैं यही कहूँगी कि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पहले केक का कार्यक्रम और फिर वितरण के कारण रात काफ़ी हो चुकी थी। वानी अपने लाल अंबुज को साथ लेकर सोने चली गई। पीयूष भी सोने की स्थिति में था। दोनों माँ बेटा तो गहरी नींद में सो गए, क्योंकि जन्मदिन पर भाग दौड़ पर काफ़ी हुई थी। पीयूष भी लेटा जरूर, पर वानी के जो शब्द थे वो बार बार सुनाई दे रहे थे। वह उन सब बातों के ख्यालों में ही खो गया। काफ़ी देर तक आंखों के सामने वानी के अल्फाज आते ही रहते। सोचता रहा कि मैंने क्या गलत किया है, लड़कियों के क्या फ़र्ज है। लड़कों को बुरे समय में भी अपने फ़र्ज निभाने पड़ते हैं। हम अपने परिवार से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। वानी ने तो एक झटके में कह दिया कि आपने अपने परिवार को अभी तक नहीं छोड़ा है। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो वानी को अच्छा नहीं लगा। काफ़ी देर हो चुकी थी। सोचते सोचते करवट बदली। मैं तो साथ रह रहा हूँ और सब ज़रूरतें भी पूरी कर रहा हूँ, इतनी बेरुखी भी क्यों? मैंने कुछ गुनाह नहीं किया। फिर बेचैनी के साथ करवट बदली और ध्यान अपने मम्मी पापा पर पहुँच गया। मैंने कभी मम्मी पापा की बात नहीं टाली, बल्कि जब तक उनके साथ रहा तब तक पारिवारिक स्नेह रहा। जब मेरी सर्विस लग गई तो पूरे घर परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सबकी खुशी देखते ही बनती थी। फिर ऑफिस में वानी मेरे साथ ही काम करती थी। वानी के घर में एक हादसा हो गया था। वानी टूट चुकी थी। मैंने ही आकर सहारा दिया था, या यूं कहे कि मुश्किल वक्त में मैं इसके काम आया था। दरअसल भारी वर्षा के कारण इनका मकान गिरा और मलबे में दबे तो सभी पर इसकी मम्मी को अधिक चोट लगी। घायल तो सभी हुए थे, अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन इसकी माँ आईसीयू में भर्ती रही। बड़ी मुश्किल से जान बची। काफ़ी पैसा इलाज में लगा। इसके बाद मकान की समस्या। करीब 1 वर्ष दूसरे के घर में रहे। हमारी शादी से पहले ही घर बनकर तैयार हुआ था। जैसे ही ये सब घर में शिफ्ट हुए, हम दोनों में काफ़ी लगाव हो गया था। कब हम दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते चले गए, पता ही नहीं चला। साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। मैंने यह महसूस जरूर किया कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पर चलते गए। वानी से मैंने कहा कि हम इस प्यार के रास्ते पर आगे तो बढ़ रहे हैं, पर हमको अपने परिवार का साथ नहीं मिलेगा। मैं एक को क्या कहूँ, हम दोनों ही नहीं माने। मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को यह सब बताया। मम्मी बोली, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तैयार कर रखा है। तुम कह रहे हो कि मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है। हाँ मम्मी, मैं शादी करूँगा तो वानी से, वरना शादी ही नहीं करूँगा। जैसे तैसे मैंने अपनी मम्मी को तैयार किया। मम्मी ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर मेरे कहने से पहले तुम्हें अपने पापा से बात जरूर करनी होगी। जब तुम कहोगे मैं सारा लगा दूंगी। पीयूष को नींद आ रही थी। फिर उसने अपनी करवट बदली और फिर वह विचार परेशान करने लगे। मेरे पापा कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने तो मेरा विश्वास ही पलट दिया। मम्मी के कहने पर मुझे कुछ विश्वास हो गया था कि पापा अनुन्य विनय से मान ही जाएंगे, पर वे नहीं माने। मैंने भी कह दिया कि शादी करूंगा तो वानी से, पर वो टस से मस नहीं हुए। मैंने घर छोड़ दिया, वानी से शादी की और आ गए अपने घर में गृह प्रवेश करने। अंबुज एक कदम उठा और रोया तो मेरी तंद्रा टूट गई। मैं फिर सीधा लेट गया तो वानी बोली, सोए नहीं? मैं कुछ नहीं बोला। फिर वानी ने कहा, बताया नहीं, आप सोए क्यों नहीं? वानी अंबुज को सुलाकर पीयूष के पास आ जाती है। क्या बात हुई? आपको कोई परेशानी है? बोलो ना। क्या बोलूँ? तुमने दिन में इतनी खुराक दे दी कि रात में भी सोना ही भूल गया। पूरी रात सोचता रहा कि मैंने गलती कौन सी की है। शादी की, भाई बहन को मदद करने की, दोनों तरफ अपना फर्ज निभाकर, या फिर विश्वासघात करके।
वानी ने पीयूष को अपने गले से लगा लिया और बोली, इतना बुरा लग गया मेरी बातों का, सॉरी पीयूष सॉरी, कहकर प्यार से उसके बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी। अभी 2-3 घंटे की रात है, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। मैंने गलती की है, आपने तो सब तरह से मेरा पूरा साथ दिया है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। दोनों परिवारों से धमकी मिलने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, पता नहीं मैं यह सब कुछ कैसे भूल गई। पीयूष बोला, हमारा तुम्हारा साथ है, दुनिया की क्या औकात है, पर ऐसे शब्द भूलकर भी ना बोलना, कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं आपके लिए ही बनी हूँ और आप मेरे लिए। अपने परिवार तो आपने साथ ही नहीं, तो फिर हम अपना ध्यान स्वयं ही रखना होगा। तभी तो कहते हैं कि बड़ों का साया सिर पर जरूर होना चाहिए, बड़े साथ नहीं तो जीवन व्यर्थ है। वानी आगे बोली, मेरे पापा ने कहा था कि एक बेटी को माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर बड़े होते ही अपनी मनमानी करके चल देती है, हमें छोड़ छाड़ कर, जैसे हम उसके कुछ लगते ही नहीं है। तुरंत पीयूष बोला, ठीक कहते हैं वो, हम औलाद ही तो अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं। हम बढ़ती उम्र में उनका साथ देने की बजाय अपनी मन मर्जी करके उनका साथ छोड़ देते हैं, पर उन्हें भी तो हमारी बात माननी चाहिए, पर ऐसा हुआ तो नहीं। वानी ने दुखी होते हुए कहा, हम दोनों के पेरेंट्स तो एक जैसे ही निकले, हमारा साथ नहीं दिया। पीयूष, जो कुछ बीत गया सो बीत गया, चलो अब सो भी जाओ। ऐसा कहकर दोनों सोने की कोशिश करने लगे। रामपुर के बस स्टैंड पर उतरते ही रूपा अपने पोते से बोली, दीपू अब हम रामपुर आ गए हैं, फिर हम कुछ दूर चलकर 3 व्हीलर में बैठकर और नौरंगा गांव पहुंच जाएंगे। दीपू लगभग 8 साल का था, वह अभी छोटा ही था। वह बोला, अम्मा हमें रास्ते में मोर, सियार और लोमड़ी भी मिलेंगे। हाँ हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अम्मा मुझे भूख लगी है, क्या खाएगा? समोसे खाऊंगा और फ्रूटी भी पीऊँगा। चल पहले तेरी पेट पूजा कराई देती हूँ। दीपू ने पहले समोसा खाया और फिर फ्रूटी पी। रूपा ने भी समोसा खा लिया। खा पीकर दोनों गांव के स्टैंड पर पहुंच गए। वहां 3 व्हीलर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। हेल्पर ने आवाज़ लगाई, उमराई, नौरंगा, बिरशा और सलाई जाने वाले जल्दी बैठो, और जल्दी पहुँचे। दोनों दादी पोते एकदम टेम्पो में सवार हो गए। करीब 1 घंटे का रास्ता था। टेम्पो वाला धीरे धीरे चल देता है। अभी टेम्पो शहर के बाहर ही निकला था कि जंगल का रास्ता स्टार्ट हो गया। दीपू तुरंत बोला, अम्मा देखो मोर है। देखता रहा। कुछ आगे चलने पर ईंट के कोने पर एक सियार दिखाई दिया। दीपू ने शोर मचाया, अम्मा यह कुत्ता है या सियार? रूपा ने कहा कि यह सियार ही है, इस जैसी ही लोमड़ी होती है। दीपू ने इन सबको देखकर काफ़ी खुश था। अम्मा अम्मा देखो, अपने आप ही पानी निकल रहा है। रूपा ने बताया कि यह ट्यूबवेल है। टेम्पो में बैठ सब लोग दीपू की बातों पर हंसने लगे। करीब 6-7 किलोमीटर पर एक गांव आया। कुछ लोग वहां उतरे और कुछ लोग चढ़े भी। अम्मा अम्मा देखो, यह छोटा सा क्या भाग रहा है? बच्चे, यह खरगोश है। अम्मा यह इतना ही छोटा था होता है? हाँ, यह लगभग इतना ही होता है। इसे लोग अपने घरों में भी पाल भी लेते हैं। अम्मा यहाँ शेर नहीं दिखाई देते। बच्चे, यहाँ के जंगलों में शेर नहीं रहते, यहाँ तो ये घने जंगलों में रहते हैं या जू में रहते हैं। टेम्पो वाले ड्राइवर ने पूछा, बहन जी आप तो नौरंगा गांव ही जाएगी ना? हाँ, कोई शक नहीं बहन जी, मैं तो बस पूछ ही रहा था। तुम जानते हो मेरे भाई पुष्पराज रिटायर्ड फौजी को। अच्छा, आप उनकी बहन हो? हाँ बिल्कुल सही, सगी बहन। बहन जी उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो यहाँ के युवाओं के लिए अवतार है। उन्होंने अपने 10 बीघा जमीन में युवाओं के लिए फौजी प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। मेरा छोटा भाई भी इसी केंद्र से प्रशिक्षण लेकर अभी सेना में भर्ती हुआ है। बहन जी उनका मुझ पर भी ही नहीं बल्कि इस पूरे एरिया पर बहुत बड़ा योगदान है। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं। हमारे लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि लोग युगों युगों तक उन्हें याद करते रहेंगे। इस प्रशिक्षण केंद्र से शिक्षा ग्रहण करके जो निकलता है वह फौजी बन ही जाता है। बातों बातों में ही नौरंगा गांव आ जाता है। रूपा बोली, कितना किराया हुआ? बहन जी क्यों हमें शर्मिंदा करती हो? हम और किराया आपसे नहीं लेंगे। हम ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उनका ऋणी है। ड्राइवर अपने हेल्पर से बोला, चल बहन जी को साहब की कोठी तक पहुंचा करा, तब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। दोनों दादी पोते उतरते हैं और हेल्पर के पीछे पीछे चल देते हैं।
जीव हेल्पर ने कोठी में जाकर जब सामान रखा तो पुष्पराज ने पूछा कि क्या बात है भाई, कौन आया है? हम आए हैं भाई। अरे रूपा दीदी। दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। पुष्पराज कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई बहना। क्या करूं भैया, टाइम ही नहीं मिलता। अब टाइम कैसे मिला? अब पहले सोफे पर बैठो और फिर बताओ। हेल्पर को पानी पिलाकर और उससे सब कुछ पूछकर जाने दिया। पुष्पराज से रूपा बड़ी थी, शादी भी एक संपन्न परिवार में हुई थी। रूपा ने अपनी बात शुरू की। भैया, घर गृहस्थी के ऐसे कार्य हैं जिनसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। बच्चे हैं, बहू है और बेटे सब है, पर घर में पूरे दिन हम ही रहते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, बेटे और बहू सर्विस करने जाते हैं। भैया अब छुट्टी पड़ गई है, इसीलिए पोते को लेकर मैं चली आई। क्यों नहीं बहन, यह आपका भी तो घर है। आपने आकर के हमारी खुशी दोगुनी कर दी। इतने में ही रूपा दीदी की भाभी अमृता आ जाती है, गले मिलती है और अंदर ले जाती है। और दीदी, बहुत समय बाद यहाँ आई हो, आज हमारी याद आ ही गई। न जाने रास्ता कैसे भूल गई। अब भाभी कुछ भी कह लो, आ तो मैं गई ही। इतने में बाहर से अंदर आते हुए पुष्पराज ने कहा, मेरी दीदी को बातों में ही लगाए रखोगी या कुछ नाश्ता वगैरह भी कराओगी? ठीक कहते हो जी, दीदी के पास आप बैठिए, तब तक हम दीदी के लिए नाश्ते का इंतजाम किए देते हैं। दोनों बहन और भाई आपस में बतलाने लग जाते हैं। सब राजी खुशी लेने के बाद रूपा बोली, भाई पीयूष और वानी के क्या हाल चाल है? कभी कभार फ़ोन भी करते हैं या फिर? नहीं दीदी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हम उनके लिए मर गए और वो हमारे लिए। ऐसा नहीं कहते भैया, ये हमारी ही औलाद है। अपनी औलाद को सब लोग सब कुछ करते हैं। मैं तो यही कहूँगी भाई, वो जहाँ भी रहे ठीक रहे, पर भाई उनकी कमी तो खलती ज़रूर होगी। तुम सब उन्हें अपने से कितना भी दूर कर लो, वो रहेंगे तो अपने ही। नहीं दीदी, हम उनसे दूर रहे तो अच्छा है। रूपा ने पहले ब्रेकफास्ट किया और फिर थोड़ी ही देर बाद लंच कर लिया। अपना कार्य समाप्त करके पुष्पराज भी अपनी दी की वजह से जल्दी ही घर आ गए। उन्होंने भी आकर पहले लंच किया, फिर बैठ गए दोनों आपस में बातचीत करने। पहले तो दी की ससुराल के बारे में पूछा। रूपा ने कहा कि वहाँ सब ठीक तो है, पर तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो एक हफ्ते हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उनको दमा की बीमारी है, वो बड़ा कष्ट झेल रहे हैं, पर अब उन्हें आराम है। दी बहू के क्या हाल चाल है भैया? बहू की क्या कहे, फिर भी भैया हमारी बहू आज के ज़माने से तो ठीक ही है। खूब काम करती है और हम भी उसका हाथ बटा देते हैं। अपना काम खत्म करके अमृता आई और बोली, दी बहू अच्छी मिल जाए तब ना। आज का ज़माना कहाँ जा रहा है। पर एक बात ज़रूर है दी, जिस परिवार में अभी भी संस्कार जीवित है, वहाँ की लड़कियाँ संस्कारवान हैं। ठीक कहती हो भाभी, रूपा ने समर्थन किया। वो तो सब ठीक है भाभी, पर अपनी बहू कैसी है कुछ पता नहीं। देखो भैया भाभी, हम बात पीयूष की बहू की कर रहे हैं। अब पीयूष की बहू को लड़का हुआ है। दोनों एक साथ बोले, पर दीदी आपको कैसे पता चला? भैया आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप भी तो चल रही है, उनसे पता चला। अभी कुछ दिन पहले ही वो 1 वर्ष का हुआ है। दोनों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से बच्चे का जन्मदिन मनाया है। देखो भैया, तुम्हारे मोबाइल पर भी जरूर आया होगा। सारी पोस्ट मित्रों पर चली जाती है। पुष्पराज ने अपने मोबाइल पर सर्च किया तो थोड़ी ही देर में पीयूष के बेटे की वो पोस्ट निकल आई। फिर भी अपने ही होते हैं। अमृता भी उठकर पुष्पराज के पास आ गई और बोली, दिखाओ तो जरा मेरे पोते को। पुष्पराज ने अमृता को एकटक देखा और दोनों मिलकर अपने पोते को देखने लगे। अमृता बोली, कितना प्यारा है हमारा पोता, किसी की नज़र ना लग जाए। अपने दोनों हाथों से बलाइयाँ लेती है। देखा भाई भाभी, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। दोनों निरुत्तर थे। सुनो भाई, मैंने यह महसूस किया है कि यह नाराज़गी दिल से नहीं है, केवल और केवल बाहर से है। पुष्पराज बोले, ऐसा नहीं है दी, बस बच्चों को इसलिए देख लिया कि वो बच्चा है और उसका क्या खोट है। अमृता भी हाँ में हाँ मिलाई। बात वही है ना भाई भाभी, अपने तो अपने ही होते हैं भैया। अब ज़माना बदला और ज़माने के साथ साथ युवा पीढ़ी भी तो बदली, साथ में हम सब बदलते चले गए। और हाँ भैया, लव मैरिज तो पहले से ही चली आ रही है। पीयूष ने कर ली तो कौन सी नई बात हो गई? दी, ये बात नहीं है, लव मैरिज कर ले तो, पर ऐसे नहीं। वानी अलग कास्ट की है ना भाई, इसमें कोई बात नहीं है। अब वानी ने पीयूष संग फेरे लिए हैं, अब वह हमारी कास्ट से ही मिल गई है।
इस बात को हम और तुम जानते हैं और कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि अब बच्चों को अपने पास बुला लीजिए, उन्होंने विधिवत गृह प्रवेश करने दीजिए। दी कैसे? मैंने एक बार उनको यहाँ से वापस भेज दिया। वो दोनों तो आए थे दी, पर मैंने कोई बात नहीं भाई, देर आए दुरुस्त आए। भाभी आपका क्या कहना है? अमृता बोली, पीयूष ने बताया तो था सबसे पहले मुझको ही था, पर मैंने कहा कि अपने पापा से भी बात करो। बात ऐसी हुई कि पूरी बात ही बिगड़ गई। ना तो मेरे भाई की कोई बात सुनी गई और ना मेरे बच्चे की। बाद में जो हुआ वो सब आपके सामने है। दी मैंने पीयूष का कहीं और रिश्ता तय कर लिया था, बीच में ही उसने यह कदम उठा लिया। भाई एक बात तो मुझे बताओ, जब लड़के की इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो फिर वो रिश्ता कैसे होता? लड़की तो लड़के के साथ ही रहेगी। आज के बच्चे इस जमाने में आज़ाद है, जो कार्य करते हैं अपनी पसंद का ही करते हैं। उन दोनों ने अपनी पसंद की शादी की और आज खुशहाल जिंदगी जी रही है। अब तो उनको एक प्यारा सा बच्चा भी हो गया है। रूपा आगे बोली, भैया आगे हम केतकी और तर्पण की शादी भी तो करनी है। कम से कम हमारे कुटुंब में और समाज में यह बात तो न जाए, वरना लोग जाने क्या क्या कहेंगे। किसी का मुंह बंद भी तो नहीं हम कर सकते। भाभी आप भी तो कुछ बोलो। अमृता ने कहा, जब मैं पहले ही नहीं बोली तो अब कुछ बोलकर ही क्या करूँगी। मेरी कौन सुनता है इस घर में। पहले ही यह शादी धूमधाम से होती तो ये बातें ना बनती और ना होती। पुष्पराज थोड़े नर्म होकर बोले, ठीक है अब तो तुम कहोगी, तुम्हारी ही बात मानी जाएगी। मैं अब भी कुछ नहीं कहूँगी, जैसा जो करना है वैसा अपने आप करो। हम माँ बाप हैं, हमें सब कार्य सोच विचार कर और आगे पीछे का भी देखभाल कर कदम उठाने चाहिए। जैसा करोगे वैसा अब भी मान लूँगी, मैंने पहले भी माना है। रूपा ने पूछा, भाई आगे क्या करना है? इजाज़त हो तो मैं पीयूष के पास चली जाऊँ, वही जाकर वापसी की बातें होगी। क्या पता वह माने और भी ना भी माने। पुष्पराज ने कहा कि बहन तुम जाओ और हम उसके आने की खुशी में एक बड़ा सा रिसेप्शन करेंगे। बहन आपने देख ही लिया है मेरी यहाँ कितनी रेपुटेशन है। ठीक है भैया भाभी, अब मैं पीयूष के पास जाऊँगी और घर की खुशियाँ वापस लेकर आऊँगी।